टू डब्लूम क्लासेस। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स सीरीज़। इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज जो टॉपिक है वो हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस से पहले भी एक टॉपिक था सिलेबस में, एंड दैट वाज थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पढ़ने के लिए आपको डिमांड का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई थॉट वाई नॉट पिक दिस टॉपिक बिफोर दैट, सो दैट आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक समझना जो है वो आसान हो और एक सिमेट्री जो है वो बनी रहे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डिमांड इज़ एग्जैक्टली। डिमांड जो है वो है क्या चीज़ है। सो सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारे डिमांड और सप्लाई के दो कंसेप्ट्स हैं। पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब कहने को तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड एक्चुअली अगर आप समझने की कोशिश भी करोगे तो इट्स सो इजी। बस आपको रिलेट कर सकते हो अगर आप, तो आप सारे के सारे समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो डिमांड हम समझने लगते हैं किस तरीके से कि देखो आप कहोगे कि किसी चीज़ की आपको ख्वाहिश है। मान लो कि अगर आपको मार्केट से कोई चीज़ चाहिए, आप कह रहे हो कि आपको आईफोन लेना है। आपके घर में 5 लोग ऐसे हैं जिनको एक एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन खरीदना है। क्या ये डिमांड होगी? बाइंग एन एक्सपेंसिव थिंग। दूसरा, डिज़ायर टू बाय एन एक्सपेंसिव थिंग। ना अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगभग ये दोनों एक तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो तभी आप खरीदोगे। मान लो कि आप सोच रहे हो कि आप 1 साल बाद खरीदोगे। आप सोच रहे हो अभी कि मैं 1 साल बाद एक कोई फ़ोन खरीदूंगा। वहीं पे आप मार्केट में जाकर कोई फ़ोन खरीद रहे हो। अब इन दोनों में से ये दोनों डिमांड का पार्ट नहीं आएंगे। इन दोनों में से जब आप किसी चीज़ को एक्चुअली बाय कर रहे हो तो वही डिमांड को कंस्टिट्यूट करेगी। कहने का मतलब है कि आपके किसी चीज़ के लिए विलिंगनेस होने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके पास किसी चीज़ को खरीदने की परचेजिंग पावर ना हो। खाली परचेजिंग पावर से भी बात नहीं बनेगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज परचेजिंग पावर। अच्छा, परचेजिंग पावर क्या होता है? परचेजिंग पावर हुआ आपके पास उसको खरीदने की ताकत होनी चाहिए। बट खरीदने की ताकत ये नहीं है कि आपको मैजिकल खरीदने की ताकत आ जाएगी। खरीदने की ताकत से यहाँ पे मतलब है कि यू शुड हैव दैट मनी विद यू। उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। देन दूसरी बात, विलिंगनेस टू पे। दूसरी बात आपकी होनी चाहिए कि आपकी मर्जी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आप सोच रहे हो कि यार सारे पैसे अगर मैं यहाँ पे खर्च दूंगा तो मेरे पास सेविंग्स नहीं रहेंगी, या फिर अगर मैं इस चीज़ पे खर्च दूंगा तो मेरा मेडिकल एक्सपेंस कौन उठाएगा, या मेरी स्टडीज़ का एक्सपेंस कौन देगा। सो यहाँ पे आपकी विलिंगनेस होनी भी बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले हमने कौन सी बात की कि आपके पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? एक डिज़ायर होनी चाहिए। पहले हम किसी चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं। ठीक है, डिज़ायर करी, लेकिन खाली डिज़ायर होने से वो आपकी डिमांड का पार्ट नहीं बन पाएगा। डिज़ायर होने के बाद आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा भी है, वहाँ तक भी बात नहीं रुकती है। अगर आपके पास पैसा है और आपका मन कर रहा है किसी चीज़ को खरीदने का तो वो डिमांड का पार्ट नहीं होगा। तीसरी बात, आप विलिंग होने चाहिए अपने पैसे खर्चने पे। अब यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती। देयर आर टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो वो जो आपकी परचेज होगी वो डिमांड का पार्ट बनेगी। दैट इज टाइम, एंड द अदर थिंग इज प्राइस। देखो टाइम क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि डिमांड हमेशा एक, डिमांड इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं। ये नहीं है कि 10 साल में कभी भी आप खरीद रहे हो तो आपकी वो जो परचेज है वो किसी भी पीरियड के टाइम, किसी भी पीरियड में डिमांड का पार्ट बनेगा, वैसा नहीं होता है। अगर आज का बात है, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, आज के दिन आपका जो परचेज है वो डिमांड का पार्ट बनेगा। द टाइम शुड बी फिक्स्ड। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल बाद लूंगा तो 1 साल बाद आपका वो आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। मान लो आपने एफडी की हुई है, ठीक है, यू हैव अ एफडी, आप सोच रहे हो कि आपकी एफडी 1 साल के बाद आने वाली है, अच्छा 1 साल के बाद मैं आईफोन खरीद लूंगा, तो वो जो है वो आपका तब तक डिमांड का पार्ट नहीं बनेगा जब तक आप एक्चुअली खरीद रहे हो। इसलिए टाइम एंड द अदर थिंग इज प्राइस। प्राइस क्यों मैटर करता है? बिकॉज एट डिफरेंट प्राइजेस द डिमांड इज डिफरेंट। से अगर किसी टाइम पे सेल लग रही है किसी आर्टिकल पे, तो वहाँ पे मोर पीपल विल बी विलिंग टू बाय। हो सकता है कि उस वक्त उनका बजट टाइट भी हो, बट सिंस दे हैव दिस इन देयर माइंड कि फ्यूचर में उनको जाकर लेना है, तो वो सेविंग्स करने के लिए, वो पार्ट बचाने के लिए मोर पीपल वुड बी विलिंग टू बाय एट लोअर प्राइस, राइट। लोअर प्राइस पे देयर विल बी मोर पीपल, दैट मीन्स मोर डिमांड। ऑन द अदर हैंड अगर इसी चीज़ का प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी मोर, तो कम लोग जो हैं वो किसी भी गुड को बाय करेंगे। इसलिए ऑल दीज थिंग्स टुगेदर मेक डिमांड। देयरफॉर व्हाट इज डिमांड? डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज इट्स क्वांटिटी which consumers are able, first of all they must be able, by able we means they should have the purchasing power, and then they should be willing to pay the price as well. Okay, the term demand refers to total or given quantity of a commodity. ठीक है, कोई भी कोई भी कमोडिटी है, हम डिमांड जो है एक पर्टिकुलर गुड या कमोडिटी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर किसी भी टाइम पे खरीदना चाह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए? वो विलिंग होने चाहिए और एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब डिमांड स्केड्यूल। आई होप आपको डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर क्लैरिटी मैं एक बार डिमांड की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अगर किसी को नोट डाउन करना होगा तो दे कैन डू दैट। ठीक है, डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इज quantity which consumers are willing and able to buy at various prices but during a given period of time. During a given period of time. So prices are important because at various prices, different prices, there will be different demand. Also period of time is also important. Done. Now again coming back to demand schedule. डिमांड स्केड्यूल बेसिकली क्या होता है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या लेना देना होगा। अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से किस तरीके से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ सकता है। ठीक है, सो द डिमांड स्केड्यूल explains the functional relationship between the price and the quantity demanded. Demand schedule shows the
functional relationship between price and quantity demanded. नाउ द थिंग इज़ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इट्स नॉट जस्ट प्राइस। बट जब हम बात कर रहे हैं डिमांड स्केड्यूल की, तो यहाँ पे जो डिमांड स्केड्यूल हम बनाते हैं, इट इज़ द रिलेशनशिप ओनली एंड ओनली बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट समझते हैं, उनको हम समझते हैं कि वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखो, सम ऑफ द अदर फैक्टर्स आर, जैसे प्राइस तो एक फैक्टर है ही है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि जिस हिसाब से किसी चीज़ का प्राइस होता है उसी तरीके से हम उसकी डिमांड करते हैं। बट देर आर अदर फैक्टर एज वेल, जैसे किसी इंसान की इनकम, हमारी इनकम भी जो है वो चेंज होती रहती है। कभी हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं, कभी कम होते हैं, ठीक है। कभी इंसान की ग्रोथ होती है तो शायद उसके पास उसकी जो इनकम है वो 2x 3x 10x भी इंक्रीज़ हो सकती है। एट द सेम टाइम कभी ऐसा होता है कि हर इंसान का वक्त जो है हर वक्त एक जैसे नहीं होता, तो कभी इंसान का ख़राब वक्त चल रहा होगा तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा ख़राब भी होगी। लाइकवाइज प्राइस हो गया, इनकम हो गया। अब देखो, हर इंसान का जो टेस्ट होता है या प्रेफरेंस होती है किसी चीज़ को लेके, वो भी डिफरेंट होती है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि कोई चीज़ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ब्रांडेड चीज़ है, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ पर्टिकुलर जो है क्वालिटीज़ चाहिए किसी चीज़ में, ठीक है। तो वो तब तक वो चीज़ बाय नहीं करेगा जब तक उसको वो क्वालिटीज़ उस प्रोडक्ट में ना मिल जाए। ही और शी डजेंट केयर अबाउट द ब्रांड, ठीक है, उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो इफ़ समबडी इज़ से क्या कहेंगे हम, हाइजीन कॉशियस है कोई, ठीक है, तो किसी कोई जो है वो हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो कॉशियस है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव भी मिल रही है बट उसको ये चीज़ दिमाग में इंश्योर है कि यहाँ पे बहुत हाइजीनिक चीज़ मिल रही है, देन दैट पर्सन वुड बी विलिंग टू बाय इवन एट हायर प्राइजेस ऑन एट द सेम टाइम। ऐसा भी हो सकता है कई बार प्रोडक्ट दैट इज़ ऑफ लो वैल्यू लेकिन वो हाइजीनिक है बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, दे आर चार्जिंग सो मच, बट अगर उनकी हो सकता है कि हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इन दैट केस अ पर्सन वुड बी विलिंग टू बाय द थिंग विच इज़ मोर हाइजीनिक। वो लोअर प्राइस पे है या हायर प्राइस पे है, उसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एंड एट द सेम हैंड टेस्ट जो है वो भी मैटर करता है, ठीक है। इसको हम ड्रग्स के केस में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं, मान लो समबडी इज स्मोकिंग, तो नाउ अ स्मोकर नो उसकी स्मोकिंग उसके लिए गलत है, लेकिन सिंस उसका टेस्ट जो है उस प्रोडक्ट के लिए लेके जो है वो बन गया हुआ है, तो उसको प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट पर्सन वुड स्टिल बाय दैट। ऑन द अदर हैंड कोई और इंसान है, उसको उस चीज़ किसी और प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं पसंद है, तो इन स्पाइट ऑफ द प्राइस और अदर फैक्टर्स वो इंसान उस चीज़ को प्रेफर करेगा या नहीं करेगा, वो उसके टेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, देन फ्यूचर डिमांड भी होता है एक, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, सॉरी। देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं आज के टाइम में गोल्ड की, ठीक है। अब हमें पता है बहुत टाइम से गोल्ड का प्राइस एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है। नाउ अगर किसी को भी गोल्ड खरीदना है आने वाले टाइम में, ठीक है, तो वो सब गोल्ड की जो डिमांड आने वाले टाइम में होने वाली थी, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर जो डिमांड में आने वाला था, उसकी डिमांड अभी ही मार्केट में आ जाएगी। वाई? बिकॉज पीपल नो कि इन द कमिंग ईयर्स द प्राइस विल इंक्रीज। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ की, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में इस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, देन उसकी डिमांड जो है प्रेजेंट में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बट कीप इन माइंड जब हम डिमांड स्केड्यूल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम खाली प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का हम शॉर्ट में लिखेंगे QD,
रिमेंबर आगे जब भी मैं QD लिखूंगी तो दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हम इन दोनों का रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करते हैं एक टैबुलर फॉर्म में, तो उसको हम डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। सो व्हाट इज टैबुलर फॉर्म की एक टेबल हम बना लेंगे लाइक दिस, ओके, कि अगर इतना प्राइस है तो इस पे डिमांड कितनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, प्राइस, लेट्स से फर्स्ट वन इज प्राइस PP and the second one is quantity demanded. So say when the price is ₹10 for any particular commodity, then the quantity demanded would be say 20 units, okay, 20 units. Now if this price has reduced to ₹8, then this same quantity would increase to say 25 units. लाइकवाइज अगर यहाँ पे प्राइस 5 हो जाता है तो यही क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होके 30 यूनिट्स भी हो सकती है, और इट कुड बी मोर। अगर हम यहाँ पे प्राइस 3 रख देंगे, ₹3, ये 30 यूनिट्स है, ओके, सो इट माइट go to 45 units as well, okay. So this is a demand schedule. डिमांड स्केड्यूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे हम, उसमें हमें ये समझने में काम आएगा। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग डिमांड स्केड्यूल। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ डिमांड स्केड्यूल या इसमें किस चीज़ का रिलेशनशिप हम देखते हैं, मतलब इट माइट कम, देन यू मस्ट बी नोइंग कि डिमांड स्केड्यूल इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ इन द टैबुलर फॉर्म। नाउ अब डिमांड स्केड्यूल तो हमने पढ़ लिया, अब इस डिमांड स्केड्यूल का हम यूज़ कैसे करेंगे। वी विल यूज़ दिस डिमांड स्केड्यूल इन द डिमांड कर्व, ओके। सो लेट्स मूव टू डिमांड कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल representation of the demand schedule। जब हम अपने डिमांड स्केड्यूल के इन डिफरेंट पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो डिमांड कर्व में आएगा। सो अ डिमांड कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स which shows various alternative price and quantity combination, कि कितने प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड की है वो कॉम्बिनेशन हमें बताता है। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और ऑल्टरनेटिव प्राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड स्केड्यूल। अब अगर हम इसी का डिमांड कर्व जो है वो बनाएंगे तो देखते हैं कि वो कैसा बन के आएगा। लेट्स से इट इज़ अ ग्राफ, हम इस पेपर को एक ग्राफ समझ लेते हैं। सो लेट्स मेक 2 axes, this one is the x axis and this one is the y axis। ये है हमारा पॉइंट 0। नाउ let's keep price on the y axis and quantity demanded on the x axis। ठीक है, तो हमने इसको प्लॉट किया था 10 तक। लेट्स मेक सम पॉइंट्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। लाइकवाइज हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 45 तक है, तो लेट्स मेक इट अप टिल 50। तो हम इसको 10 यूनिट्स में रखते हैं। ठीक है, 0, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40 and 50। Now see, the first one was at ₹10। तो ₹10 पे let's see quantity demanded कितनी थी, 20 थी। So 20 is here and 10 is here। ठीक है, so this point would come to some place like
दिस, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया. देन एट ₹8 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 25. सो 25 वुड बी इन बिटवीन 20 and 30. सो दिस वुड बी somewhere here, right? Then the next combination was at ₹5. The quantity demanded was 30. So ₹5 would be in between 4 and 6. So this one, and then the quantity demanded is 30. Here it comes, the third point. And then the last combination was at ₹3. So 3 would be between 2 and 4. So 45 units. This and 45 would be somewhere here. Now when we will join all these points, this curve which we have drawn is what? Demand curve. So demand curve shows locus of points showing combination of different prices which bear different quantity demanded. In short, demand curve is the graphical representation of the demand schedule. Is that clear? अब the next important thing आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इससे है, वो है लॉ ऑफ डिमांड. बहुत बेसिक चीज़ है लॉ ऑफ डिमांड. अगर अभी तक का आपको समझ आया है तो लॉ ऑफ डिमांड आपके लिए कोई चीज़ समझो है ही नहीं है. ठीक है. सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट quantity varies inversely with price. कि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा एक नेगेटिव रिलेशनशिप होगा. व्हाट? प्राइस और किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, या जिसको आप समझ सकते हो कि इन्वर्स रिलेशनशिप होगा. और बेसिक टर्म्स में जाके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस चीज़ का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप का ये मतलब होता है कि जब एक चीज़ अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. कहने का मतलब है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कम होगी. ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है. तो इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि हमेशा उल्टा होता है. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ हमेशा कम होगी. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कैन नेवर गो इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड. नाउ लॉ ऑफ डिमांड की भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अब जब एक्सेप्शन से मुझे याद आया, लॉ ऑफ डिमांड में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, a fall in price leads to expansion in demand and a rise in price leads to contraction in demand. Contraction in demand. सो व्हाट आर दीज अदर थिंग्स? ये अदर थिंग्स वही सब फैक्टर हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे कि प्राइस के अलावा ये चीज़ें भी अफेक्ट कर सकती हैं डिमांड को. दैट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइजेज ऑफ द रिलेटेड गुड्स. देयर वाज अनदर फैक्टर जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, ये हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अदर थिंग्स इंक्लूड income
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें जो हैं इसी लेक्चर में कवर नहीं कर सकती। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। देन जो ये वाला पार्ट है इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए मुझे एटलीस्ट एक और लेक्चर जो है चाहिए होगा, या फिर 3 लेक्चर्स में जो है ये वाला यूनिट हम ख़त्म कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।